नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद की और इस संबंध में उठे तमाम ऐसे तनावपूर्ण विवादों की जिसकी वजह से 20 जवानों की शहादत हुई है। गालवन घाटी में हुए इस विवाद के बाद चीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चीन ने सभी समझौतों की अनदेखी कर भारतीय सैनिकों पर हमला किया। भारत और चीन के बीच विवाद को सुलझाने को लेकर बातचीत चल रही थी। बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति भी बनी थी, लेकिन चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया। इस बीच चीन फिर कह रहा है कि वो बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है। इस सवाल पर हम अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विदेश नीति के विशेषज्ञ कमोडोर उदय भास्कर, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार, वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर एस.डी. मुनि भी इस बहस में जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी से। अशोक जी, फिलहाल जो स्थिति है कि चीन ने हमारे 20 जवानों को मारा है, शहीद हुए हैं हमारे 20 जवान। इसके अलावा कई जवानों के बारे में अभी शक है कि उनकी भी शहादत शायद हुई है, जिसकी अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। और इधर यह भी है कि चीन के भी जवान मारे गए हैं, लेकिन असल बात यह है कि 60 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तो आखिर जो बातचीत की बात चीन की ओर से हो रही है, क्या वो भरोसे के काबिल है? उस पर लगता है आपको कि कोई भरोसा अब किया जा सकता है? देखिए, दो तीन चीजें मैं पहले पृष्ठभूमि में कह दूं जी। मेरे ख्याल से ये स्पेकुलेशन है जो 60 स्क्वायर किलोमीटर पर उन्होंने कब्जा किया है, 60 हो, 40 हो, 30 हो, 20 हो, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। परंतु ये है जो पहले गलवान वैली में जो बिल्कुल माना जाता था जो भारत का वो क्षेत्र है, उसमें वो आ गए हैं। दूसरा है जो 20 हमारे अभी सैनिक जो है वो शहीद हुए हैं और कुछ भी जख्मी हैं। मैं उसको सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहूंगा, जो और भी कुछ और मरे हैं वगैरह शहीद हुए हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूं। उसमें अभी हमारे पास जो खबर है वो 20 की है और कुछ घायल हुए हैं, तो हम देखेंगे आगे चलते हुए जी। उसके साथ साथ जो चीन ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, ये केवल यही कहा है जो वहां पर भी चीन के भी सैनिकों को कुछ वहां पर भी क्षति हुई है, वहां पर भी हानि हुई है। हमारे अपने सोर्सेज से लोग कह रहे हैं जो करीब 43 के आसपास या तो बुरी तरह से घायल हुए हैं या वहां पर मारे गए हैं। तो ये देखना होगा, जो अगर हमने हानि उठाई है, क्षति पहुंची है, तो उनको भी हमने काफी मात्रा में क्षति पहुंचाई है जी। अब जब आपके सवाल पर आता हूं, जो क्या उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, नहीं, भरोसा मेरे ख्याल से नहीं कर सकते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट देखिए बहुत पहले से है, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिएगा, चाहे वो हमारी सीमा विवाद हो, चाहे वो इनकर्शंस कर रहे हो 2013 में इसी में आए थे, डेक्सन वैली में आए थे, 2014 में आए, 2017 में आए। हमेशा जो भी हमारे 1993 से जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी पैक्ट्स हैं, जो आप सीमा को बिल्कुल ही आप शांतिपूर्ण रखेंगे, तो हर एक का उन्होंने उल्लंघन किया है। तो देखिए, ट्रस्ट तो पहले भी नहीं था, विश्वास तो पहले भी नहीं था। अभी मेरे ख्याल से विश्वास एकदम चकनाचूर हो गया है। बिल्कुल। और फिर भी युद्ध एक विकल्प नहीं है, यानी युद्ध विकल्प नहीं है, बातचीत के जरिए ही रास्ता निकाला जाए, ये बात चारों तरफ से आ रही है और यही चीन भी कह रहा है। प्रोफेसर एस.डी. मुनि, आपको क्या लगता है कि ये जो चीन की अचानक आक्रामकता है और साथ में बातचीत का भी जो प्रस्ताव है, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि 20 जवानों की शहादत के बाद भरोसे का तो कोई मतलब बचता नहीं है। चीन बहुत पुराना डिसेप्शन पे काम करता है, कहता कुछ है जी, और कूटनीति में इसकी इजाजत होती है उनको, और खास तौर से सुनजू नीति वो चला रहे हैं लड़ाई लड़ने की, उसमें भी उनको यही निर्देश दिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन बातचीत भी उसका एक माध्यम बना रहना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि हम लोग भी बातचीत ये करें, और जहां तक जो पुराना CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमारे लड़खड़ा गए हैं, उनको अगर हम वापस ला सके तो अच्छा है। लेकिन उसके साथ ही साथ
हमको भी करना चाहिए। हमको भी जहां भी स्ट्रेटेजिक हाइट्स को हम लोग ले सकते हैं एलएसी के पास में, उनको लेना चाहिए। वो मिलिटरीली भी और राजनयिक दृष्टिकोण से भी बार्गेन करने में भी काम आएगी और चीनियों को ये संदेश भी देगी कि जो काम आप कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। तो अभी वर्तमान माहौल में उनकी बात का विश्वास नहीं करना है। वो कहते हैं ना विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, विद ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट। ये भी वैसा ही प्रकरण बनाए रखना चाहिए, उसमें क्या एतराज। हम भी कहें अच्छा बात कर रहे हैं, अच्छा करिए, लेकिन उनकी बात को ही हम ब्रह्म वाक्य मानकर आगे नहीं चले। कोशिश करें कि जहां तक हम अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं उसको करें और उनसे बिल्कुल उसी जुबान में बात करें जिस जुबान में वो बात कर रहे हैं। ये तो शायद कूटनीति का बहुत ही बुनियादी एक पार्ट है जो आप बता रहे हैं एसडी मुनि साहब। रंजीत कुमार जी, ये बताएं आप कि अब ये तो सही है कि वो बातचीत की पेशकश कर रहा है और हमें भी बातचीत को बिल्कुल हम उसे नकार नहीं सकते क्योंकि जो युद्ध फिलहाल विकल्प नहीं है, लेकिन एक बात तो सच है कि उसने सीमा को बदल दिया है। एक ऐसी बात है, प्रधानमंत्री का अभी अभी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी संप्रभुता के साथ समझौता नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो फिंगर 8 से फिंगर 4 तक चला आया है गालवन घाटी की, जब हम बात करते हैं तो उसने सीमा तो बदल दी है और अब नई स्थिति में यह है कि अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो पीछे तो हमें जाना होगा फिर। हेलो, आपकी आवाज कट रही है जी। देखिए, जो बातचीत की पेशकश चीन यदि कर रहा है तो बातचीत से इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन बातचीत के दौरान अपने हितों की रक्षा की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। भारत को पूरा देखना चाहिए कि हमारे हितों पर किसी तरह कोई आंच नहीं आए। यदि बातचीत के जरिए हमारे हितों की सुरक्षा नहीं होती है तो उसके जवाबी कदम के लिए भी भारत को तैयारी करनी चाहिए। चीन को यह साफ संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले दिया है कि भारत इसका समुचित जवाब देगा। और लेकिन इसके पहले अगर बातचीत से कोई शांतिपूर्ण कोई रास्ता निकलता है तो जरूर उसकी तलाश करनी चाहिए। बातचीत का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बातचीत के जरिए भारत अपने हितों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। रंजीत जी, मेरा सवाल तो वही है ना कि आप बातचीत करते रहिए, लेकिन सीमा में उसने तब्दीली कर दी है। अशोक जी, आप इसको कैसे देखेंगे? अगर उसने इस सारे अपने वादा खिलाफी या जिस तरह से उसने छल किया वो हमारे सामने है, इसके बावजूद उसने एलएसी को बदल दिया है, आखिर हमारे पास इसका क्या जवाब है? देखिए, बदलने का मैं कहूंगा अभी बदला नहीं है, बदलने का उसने प्रयास किया है। क्योंकि हर जगह अब आप एक्सपर्ट्स को देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट से आप पूछिए, उनका कहना यह है जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारी मान्यता है, जो हमारा प्रभुत्व जाता है फिंगर 8 पर और हम वहां पर पेट्रोलिंग करते रहे हैं, हमेशा करते रहे हैं। और वो कहते हैं जो भारत केवल फिंगर 2 तक भारत का जो क्षेत्र है और वो वहां से 8 फिंगर से 2 फिंगर तक हमेशा आते रहे हैं। अब जो उन्होंने किया है, दे हैव चेंज फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, जो उन्होंने फिंगर 4 से लेकर 8 तक एक ऐसी सड़क बना दी है और भारत को वहां पर पेट्रोलिंग करने से मना कर रहे हैं। तो वो प्रयास कर रहे हैं जो हम फिंगर 4 से 8 तक हम जो पेट्रोलिंग करते थे, अब वो हम नहीं कर रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है जो किस तरीके से हम फिर से स्टेटस को एंटी को लेकर आए, यहां पर भी गलवान वैली पर भी। और देखिए, जो अभी एक प्रपोजल वो दिया है, एक सजेशन दिया है, और मेरे विचार से यकीनन ये भारत सरकार भी इसके ऊपर बड़ी अच्छी तरीके से गौर कर रही होगी। और वो ये है जो हम देखिए 3488 किलोमीटर की आपकी सीमा है, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे 80% ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि भारत को ज्यादा एडवांटेज है, हाइट्स में है। अगर वहां से हम आगे जाते हैं और वहां से कोई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी तक चीन के उसमें जो हिस्सा है, जो क्षेत्रफल है, जो टेरिटरी है, उसके ऊपर हम कब्जा कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए, क्विड प्रो को के लिए आपके पास टिट फॉर टैट आपके पास कुछ आ जाएगा। मेरे विचार से ऐसी कुछ चीजें जरूर होंगी। देखिए, अभी बातचीत चल रही है गलवान का, तो जैसे हमने कहा जो 6 जून को जो बातचीत हुई थी कोर कमांडर्स के बीच में, उसमें यह निर्णय ले लिया गया था जो आप डिसएंगेज करेंगे स्लोली ग्रेजुअली,
अब 15 तारीख को जो हुआ है, एवरीथिंग वेंट ड्रास्टिकली रॉन्ग। नहीं होना चाहिए था, पर हुआ, और हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उनकी तरफ से भी हताहत हुए, उनकी तरफ से और भी मारे गए। हमारे साथ जुड़ तो गए हैं कमोडोर उदय भास्कर, जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। कमोडोर भास्कर, अभी जो स्थिति है वो ये है कि चीन ने, जैसा कि कहा जा रहा है कि उसने एक जो हमारी सीमा थी, एलएसी थी, उसमें बदलाव किया है, और यह बदलाव का भरपूर प्रयास किया है, और उसी का नतीजा है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि उनके भी कई जवान, शायद 40 ऐसा कहा जा रहा है, या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। लेकिन हकीकत में जो जमीन पर है वो उसने बदलाव, एक बड़ा बदलाव एलएसी को लेकर किया है। तो आखिर ऐसे में बातचीत का जो प्रस्ताव चीन की ओर से आ रहा है, क्या उस पर किसी भी तरह के भरोसे की कोई वजह बनती है? चीन के साथ मैं कहूंगा कि भारत का काफी एक प्रकार से गहरा अनुभव रहा है, क्योंकि 1962 या सन 62 के युद्ध के बाद कई बार चीन ने इस प्रकार का हरकत किया है। चीन के साथ हमने बातचीत किया है, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के नेतृत्व के बाद 4 बार ऐसा हुआ है कि पीएलए के फौज ने आक्रमण किया है, और बातचीत के बाद वो कुछ पीछे हटने की बात की है। पर यदि हम डोकलाम का उदाहरण लें तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले चीन जो है अपनी टैक्टिकल पोजीशन को मजबूत करता है, उसके बाद बातचीत का वो उसके लिए आगे बढ़ते हैं, और अंत में वो 2 कदम जो आगे बढ़ते हैं, 1 कदम पीछे हटते हैं, पर नतीजा यही है कि उनके पास फायदा रह जाता है। डोकलाम में हमारे साथ ऐसे ही हुआ है। तो इस वक्त मैं कहूंगा कि यह बहुत ही अलग प्रकार का भारत के सामने चुनौती है, क्योंकि ये गालवान घाटी और जो हमने देखा है वहां पे ईस्टर्न लद्दाख में 5 जगह है जहां पे चीन ने अभी आगे आके अपने पोजीशन को मजबूत किया है। तो विश्लेषक होते हुए मैं कहूंगा कि हमको इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन की पोजीशन एक प्रकार से हमसे ज्यादा बेहतर है। और अभी अभी प्रधानमंत्री ने जो कहा है अपने भाषण में कि जहां तक भारत की जो अखंडता है और जिस दृढ़ता के साथ अभी भारत जो है अपना जो भी रिस्पॉन्स है, हम सोच समझ के जो आगे बढ़ेंगे, मैं यही कहूंगा कि चीन के ऊपर विश्वास जो है जरूरत से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। ये हमारा अनुभव रहा है। यानी चीन के साथ विश्वास का कोई संबंध फिलहाल तो संभव नहीं है। लेकिन एसडी मुनी साहब, अब एक चीज जो कि कहा अभी एयर को कमोडोर उदय भास्कर ने कि वो 2 कदम आगे जाता है, फिर 1 कदम पीछे बातचीत में चला जाता है, लेकिन अंततः 1 कदम का फायदा उसे हो जाता है। और ये बात हम शुरू से जानते हैं। कूटनीति के मसले में भारत के तमाम एक लंबा इतिहास रहा है, और चीन लंबे समय तक किसी ऐसे आक्रामक स्थिति में नहीं गया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या हम कहीं ढीले पड़े हैं? नहीं, देखिए, एक तो हम दो क्षेत्र, एक तरफ तो पेंगोंग लेक का हिस्सा है जहां फिंगर्स की वगैरह आप बात कर रहे थे। गलवान घाटी में फिंगर्स नहीं है, गलवान घाटी उससे अलग है जी। गलवान घाटी में चीन बिल्कुल एलएसी के ऊपर बैठा हुआ है, जो गलवान नदी और एक और नदी जो शायॉक नदी है के मुहाने को जहां वो मिलती है दोनों नदियां, उसके ऊपर पहाड़ी पर हाइट पे बैठा हुआ है, जहां से वो ये हमारी दौलत बेग ओल्डी को उसको देखकर उसको डोमिनेट कर रहा है। इसलिए उस जगह से मैं समझता हूँ वो नहीं हटेगा। वो इसलिए नहीं हटेगा कि वो सड़क बेग ओल्डी को जाती है जो काराकोरम हाईवे के ऊपर नजर रखती है, और उसके साथ साथ काराकोरम हाईवे से चीन ने पाकिस्तान से अपना संपर्क बना रखा है, और पीओके में बहुत सारा पैसा भी उन्होंने डाल रखा है। आपको याद होगा कि मोदी जी की सरकार ने ये साफ कहा है कि हम पीओके को भी वापस लेंगे और हम अक्साई चीन को भी वापस लेंगे। अक्साई चीन से काराकोरम हाईवे जाता है। तो इस क्षेत्र में जो हमारी घेराबंदी है, रक्षा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो हम मजबूत कर रहे हैं, उससे चीन में बौखलाहट है। उसको वो चीन को स्ट्रांग नहीं होने देगा। और इसीलिए गलवान से वो नहीं हटेगा, और मैं समझता हूँ पेंगोंग लेक से भी नहीं हटेगा, क्योंकि उसने हमको 4 फिंगर तक धकेल दिया है। लेकिन उसमें बातचीत हो या नहीं हो,
गलवान में जो वायलेंस हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हाइट पे वो बैठा हुआ है वहां से, और इसीलिए उसने हाइट से हमारे सोल्जर्स को धकेला, नदी में भेजा जहां से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि ये फ्रोजन नदियां हैं, बहुत ठंडा पानी है वहां पर। जो भी हो, ये स्ट्रेटेजी जो वहाँ की सामरिक खाका है उसको समझना चाहिए और उसमें हटेगा नहीं। दूसरी बात, एक बात और है कि चीन ओवरऑल एसर्ट कर रहा है, सारी एशिया में एसर्ट कर रहा है, और हमको भी अपनी नीति में कुछ न कुछ बदलाव लाना होगा। मैंने पहले कहा था कि हमको फॉरवर्ड चाहिए, हमको भी हाइट्स ले लेनी चाहिए। उसके अलावा तिब्बत के इश्यू को उछालिए अगर उछाल सकते हैं तो, अगर तैवान के इश्यू को उछाल सकते हैं तो, अंडमान निकोबार में अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। जो क्वाड बना है उसको 4 देशों की बजाय 6-8 देशों का बनाइए, उसमें वियतनाम को भी लाइए, इंडोनेशिया को भी लाइए। कोशिश ये करिए कि चीन को अलग किया जाए। यानी कुल मिला के चीन को उसी की भाषा में जवाब देने उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा, जरूरत है। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे और देखेंगे कि ये कितना मुमकिन हो पाएगा। बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि चीन पर क्या भरोसा किया जा सकता है। भारत के 20 जवान शहीद हो चुके हैं और उसके बाद वो बातचीत की पेशकश भी कर रहा है। हमारे साथ हैं विदेश नीति और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ पूर्व एयर कमोडोर उदय भास्कर। उदय जी, आपने जो पहले भी कहा कि वो अपनी 1-2 कदम आगे बढ़ के 1 कदम पीछे हटता है और स्थिति को मजबूत करता है। ऐसा ही अभी प्रोफेसर मुनि भी कह रहे थे कि उसने जो हाइट्स हैं उस पर कब्जा कर लिया और अब वो गलवान घाटी से हटने वाला नहीं है। वो जहां तक आ गया वहां से हटेगा नहीं और आप सिर्फ बात चाहे जितना करते रहिए। तो आखिर फिर जवाब क्या होगा? भारत को अभी देखना है कि सैनिक जो हमारे पास विकल्प है कि उसके अलावा और किस किस मार्ग को हम एक प्रकार से समीक्षा कर सकते हैं। और जिस प्रकार से अभी मुनि साहब ने बताया है, मैं कहूँगा कि ये जो पैमाना है भारत के सामने राजनीतिक भी है, कूटनीतिक भी है, और इसके अलावा हम बाकी भारत जैसे देश जो चीन से चिंतित हैं उनके साथ हम एक प्रकार का एक नक्शा बना सकते हैं। और इसी वक्त मैं कहूँगा कि भारत के लिए अगर इस जगह पे हम एक मिलिट्री तरीके से रिस्पॉन्स अगर नहीं कर पाएंगे तो जो हमारा पॉलिटिकल डायलॉग है, डिप्लोमेटिक डायलॉग है, उसको जारी रखते हुए भारत को जिस दृढ़ता के साथ हम सामना करना चाहते हैं ये भी चेतावनी देना चाहिए। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि लोकतांत्रिक देश में सबसे पहले राजनीतिक सहमति होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो अभी परसों बुलाया है ऑल पार्टी मीटिंग, मैं कहूँगा ये काफ़ी अहम है कि चीन को एक सिग्नल जाना चाहिए कि भारत के अंदर जितने भी घरेलू अंदरूनी मतभेद हो, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, राष्ट्रीय अखंडता की बात होती है, तो पूरा जो है वो एकजुट होके हुए हम सामना करेंगे। इसी प्रकार से कुछ ऐसे विकल्प हैं जिनका खुलासा हम टीवी के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, पर भारत के पास मैं यही कहूँगा विश्लेषक होते हुए कि कूटनीतिक भी हैं, सामरिक भी हैं। और जैसे अभी मुनि साहब ने भी कहा है, मान लीजिए कि मैरिटाइम डोमेन या समुद्री तट के ऊपर हमारे पास कुछ ऐसे चीज़ हैं, तिब्बत का भी जिक्र हुआ है, पर यही है कि हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं है कि हर एक जो भारत का रिस्पॉन्स है
उसका सबसे पहला डिस्कशन टीवी में हो और उसके बाद हम समझते हैं कि यहीं पे एक छोटी भारत सी सरकार टिप्पणी जो है, आपसे कमोडोर उदय भास्कर, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे यहीं पर ले लेते हैं कि हमारे आर्थिक रिश्ते भी बहुत मजबूत, खासतौर पर दोनों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक दूसरे को ताकत पहुंचाने वाली रही हैं, और अब जो स्थिति है बहुत सी मांग हो रही है कि हम उनके बहिष्कार करें, लेकिन क्या अभी जो पूरी हमें कोरोना काल में खासतौर पर जिस तरह की अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है, उसमें क्या हम चीन से आर्थिक संबंधों पर पुनर्विचार करने की स्थिति में बचे हैं? साहब देखिए, इस पे कोई शक नहीं है कि अगर हम आर्थिक जो क्षमताओं की बात करें तो चीन भारत से कई गुना वो आगे है। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं संपूर्ण तरीके से हमें समीक्षा करना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा इस वक्त भारत के एंडेमिक का सामना हम किस प्रकार से करेंगे। यदि मान लीजिए इस वक्त हम चीन के साथ किसी भागीदारी में, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट के संदर्भ में या WHO के इस वक्त जो भी बातचीत चल रहा है, तो हमें उस पटरी को संपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। और साथ साथ मैं दोबारा कह रहा हूं कि भारत के अंदर ये जो रिजॉल्व है, ये जो दृढ़ता है, इसको हमें साबित करना चाहिए कि अगर चीन के बारे में किसी प्रकार का भी निर्णय लेना है तो भारत वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। ये संकेत जाना मैं कहूंगा बहुत जरूरी है। और उसके अलग अलग पहलू है, जैसे लोग कहते हैं कि चीन के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें नहीं खरीदना चाहिए, या मान लीजिए 5G की बात होती है, तो इस प्रकार के जो विकल्प हैं उनका समीक्षा करना चाहिए, ताकि भारत की जो संपूर्ण जो क्षमताएं और सुरक्षा है वो हम सही प्रकार से आगे बढ़ सकें। और कम से कम जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि मसला 20 जवानों की शहादत का। अशोक सज्जनहार जी, इस पूरी परिस्थिति में आपकी अब टिप्पणी क्या बनती है? प्रधानमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, पूरा देश मान लीजिए प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारी परंपरा रही है। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि जमीन पर उसने जो एक स्ट्रेटेजिक अपनी बेहतर स्थिति बना ली है, उसको तब्दील करने का अब क्या रास्ता बचा है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, जो अभी हमें नहीं मालूम चला है जो चीन की तरफ से उनको कितना नुकसान पहुंचा है, कितना हताहत हुए हैं वहां पर लोग। तो मेरे विचार से एक तो पहला संदेश तो चीन को चला ही गया होगा। अगर वहां पर हमारे से करीब दुगने लोग वहां पर अगर मारे गए हैं, हताहत हुए हैं, तो एक तो हमारी दृढ़ता का संदेश चीन को जरूर चला गया होगा मेरे विचार से। इसीलिए दो चीजें, एक तो उसने अपने नंबर्स जो हैं वो नहीं डिक्लेयर किए हैं, जो कितने लोग उनके वहां पर मारे गए हैं, और दूसरा उनकी तरफ से ये बातचीत का वो आ रहा है। पर बातचीत का जो प्रपोजल है मेरे विचार से इसलिए भी आ सकता है क्योंकि वो एक अच्छी जगह पर अब बैठे हुए हैं, गलवान में भी बैठे हैं और पंगोंग लेक में भी बैठे हैं। और उन्होंने, जैसे पहले उनके जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता थे वो कहते थे जो सिचुएशन वो है वो स्टेबल है और कंट्रोलेबल है, क्योंकि उनकी तरफ से वो ठीक है। परंतु हमारे लिए चुनौती है जो हमको वहां से हटाना है, क्योंकि हमारे लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से ये जो दोनों क्षेत्र हैं बहुत ही अहम है। आपके जो पहले पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया है इसके बारे में जो उनका क्या महत्व है, और मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको वहां पर हटाना है। हमको सारे अपने विकल्पों को देखना पड़ेगा। आपने स्वयं अभी कहा जो तिजारत के बारे में, आर्थिक रूप से हम कैसे उनके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमें यह सोचने की बात है, जो अभी करीब हमारा $60 बिलियन उनके साथ ट्रेड डेफिसिट है। हर साल उनका ट्रेड सरप्लस हमारे से 55 और 60 बिलियन का है। आप इसमें यह कह सकते हैं जो साहब पहले भी बहुत सारे बॉयकॉट चाइना प्रोग्राम्स वगैरह चले हैं, परंतु मेरे ख्याल से ये वाला जो 15 जून को जो हादसा हुआ है ये बिल्कुल ही एक वाटरशेड है, ये बिल्कुल ही एक बदलाव लाने वाला है मेरे विचार से, मानसिकता में भी, चाहे वो, और क्योंकि ये वाला जो चीज है, अगर हमको चीन से हटकर कुछ सामान अपने आप यहां पर बनाना है तो उसमें ऑल ऑफ द पीपल, न केवल सिटीजन परंतु बिजनेस, गवर्नमेंट, सबको इसमें लगना पड़ेगा। समय हमारे पास अशोक जी बहुत कम है। एक छोटी सी टिप्पणी रंजीत जी आपसे लेते हैं कि अगर आप चाइना के सामान का बहिष्कार जनता से कहें, और इस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन
अगर सरकार के स्तर पर नीतिगत फैसले नहीं होते तो क्या फर्क पड़ता? अभी एक दिन पहले जो दिल्ली मेरठ की हाई स्पीड रेल जो कॉरिडोर बनना है उसका ठेका चीन की कंपनी को दिया गया। ये उपभोक्ता बाजार पर चीन का काफी हद तक कब्जा बढ़ता जा रहा है। जो जहां तक छोटे उत्पादों का सवाल है, जो उपभोक्ता उत्पाद हैं, और कई जैसे वो चीन में बनाई गई देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो भारत में बिकती हैं, जो छोटे छोटे सामान भारत में बिकते हैं, इस तरह के सामानों का बहिष्कार तो हो सकता है, लेकिन जो बड़े औद्योगिक सामान हैं, जो बिजली घरों के बड़े बड़े उपकरण भारतीय बाजार में चीन के बेचे जाते हैं, और जैसे जो दवाओं के क्षेत्र में है, औषधि के क्षेत्र में है, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं दवाओं के, वो भारत को चीन से आयात करने पड़ते हैं। तो भारत की चीन पर निर्भरता काफी हद तक बन गई है, जिसे हम एक झटके में नहीं हटा सकते। एक लंबी दीर्घकालीन रणनीति से हमको काम करना होगा। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था से चीन जिस तरह से लाभ उठा रहा है, उसके ये मौका न देने के लिए भारत को एक दीर्घकालीन रणनीति अपनानी पड़ेगी। भारत को अपनी स्वयं का जो आर्थिक ये सिर्फ छोटी मूर्तियों का मसला नहीं है। सबसे बड़ी मूर्ति हम जिसे कहते हैं सरदार पटेल की मूर्ति, वो भी वहीं बनी है, ये भी एक हकीकत है। प्रोफेसर एस डी मुनि, आखिरी टिप्पणी हम आपसे चाहते हैं कि हो सकता है कि चीन के जवान ज्यादा मरे हों, उसका वो स्वीकार नहीं कर रहा हो, लेकिन किसी भी सत्ता के लिए सैनिकों की जान की क्या कीमत है अगर वो अपने जो उसका लक्ष्य है वो पाले, और उसने अगर बढ़त बना ली है तो फर्क क्या पड़ता है? हम ये कह सकते हैं कि हमने ज्यादा लोगों को मार दिया, लेकिन जमीन तो हमने गंवा दी है। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं आप। खाली नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसके कितने मरे हैं। हमें चीन को जहां वो घुस के बैठा हुआ है वहां से हटाना होगा, और उसके लिए मैं दोबारा कहता हूं कि एक समग्र नीति की जरूरत है, जो केवल लोकल गलवान वैली या पेंगोंग लेक से आगे बढ़कर क्षेत्रीय स्तर पर, विश्व के स्तर पर और आर्थिक दृष्टिकोण से, जो हमारे कुछ और पैनलिस्ट ने बात किया है, सबकी बैठ के समालोचना होनी चाहिए। एक वक्त आ गया है जब हमारी चीन नीति की पुनः विवेचना होनी जरूरी है, और उसको ऐसे बनाना है जिसमें चीन को ये समझ में आए कि भारत दूसरा भारत है, और भारत किसी भी कीमत पर अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। ये संदेश बहुत साफ साफ जाना चाहिए हर स्तर पर। बिल्कुल, यानी अब ऐसी स्थिति आ गई है कि 20 जवानों की शहादत के बाद, भारत की संप्रभुता पर हमले के बाद, बिना जवाब दिए तो शायद ही कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार हो, वो रह नहीं पाएगी। और चीन को ये बात समझनी चाहिए कि भारत एक बदला हुआ भारत है, और इसके साथ टकराना इतना आसान नहीं होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। राजनीति में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।